नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में। तो जैसा कि हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकाल पर चर्चा कर रहे हैं और आदिकाल के अंतर्गत हमारे जितने भी साहित्य आते हैं तो उनमें हमने 2 साहित्यों पर चर्चा कर ली है डिटेल में। उसमें हमने अपभ्रंश साहित्य और जैन साहित्य पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की है। और अब जो हमारा साहित्य चल रहा है आदिकाल के अंतर्गत आने वाले साहित्य में जो हमारा तीसरा साहित्य है रासो साहित्य, जिसे चारण साहित्य भी कहा जाता है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने रासो साहित्य पे चर्चा की थी, रासो साहित्य की विशेषताएं क्या थीं और हमने उस पर भी चर्चा की। तो इस तरह से मैंने उसमें कुछ आपको प्रमुख रचनाएं जो रासो साहित्य की रही हैं तो संक्षिप्त में मैंने उनके नाम आपको मेंशन करवाए थे और उनके रचनाकारों के भी नाम मेंशन करवाए थे। तो मैंने बोला था आपसे कि मैं एक एक प्रमुख रचना जो रही हैं रासो साहित्य की, तो मैंने एक एक रचना को मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। तो वही रासो साहित्य की जो प्रथम हमारी रचना है खुमार रासो, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं, जिसके जो रचनाकार रहे हैं दलपति विजय जी। तो हम खुमार रासो पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, खुमार रासो की क्या विशेषताएं रही, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं खुमार रासो के बारे में, और समय क्या रहा है खुमार रासो का, और किस कवि के अनुसार क्या समय रहा है, किस आचार्य के अनुसार क्या समय रहा है। तो इस तरह इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय में डिबेट है, किसी ने कुछ माना है और किसी ने कुछ समय माना है, और इसमें कितने छंद हैं। और खुमार रासो को कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने इसको जो है संदेह इस पर किया है कि ये जो खुमार रासो रचनाएं दलपति विजय जी की हैं ही नहीं, तो हम थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे और इसकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हम थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत खुमार रासो के समय से ही शुरुआत करते हैं। तो इसका समय क्या रहा है, तो इसका जो समय रहा है 9वीं शताब्दी का समय रहा है इसका, और किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। खुमार रासो का जो समय माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, तो वो 9वीं शताब्दी का माना है खुमार रासो का समय। और कहीं ना कहीं ये सर्वमान्य मत रहा है, क्योंकि सभी ने मान लिया है कि 9वीं शताब्दी का ही समय रहा होगा। और मोतीलाल मिरारिया के अनुसार जो समय माना गया है वो 17वीं शताब्दी का है। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, 9वीं शताब्दी से बहुत पीछे आ गया, ये कह सकते हैं 17वीं शताब्दी। तो मतलब ये जो समय है तो वो मोतीलाल मिरारिया के अनुसार माना गया है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समय है कहीं ना कहीं ये सब सर्वमान्य मत रहा है। और आचार्य शुक्ल जी इसका खंडन करते हैं, उन्होंने ये जो मत से सहमत नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ही मानते हैं कि रचना पर संदेह करते हैं कि ये जो खुमार रासो रचना है दलपति विजय जी की है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये रचना पर संदेह करते हैं। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी की बात करते हैं, तो शिव सिंह सेंगर जी ने इस रचना के बारे में क्या कहा है, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये किसी अज्ञात भाट की रचना है। ये जो खुमार रासो रचना है ये इनकी नहीं मानते हैं, दलपति विजय जी की रचना नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी। जो खुमार रासो रचना है वो दलपति विजय जी की मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा, उनका मानना ये है कि ये किसी अज्ञात भाट की रचना है, ये इनकी रचना नहीं है, ये किसी अज्ञात भाट की रचना है। और शुक्ल, जैसा कि मैंने अभी बताया, शुक्ल जी भी रचना के लेखक के प्रति संदेह करते हैं। मतलब शुक्ल जी का भी ये मानना है कि जो ये खुमार रासो रचना है तो ये दलपति विजय जी की नहीं है। तो ऐसा आप ये पॉइंट मेंशन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। और छंदों की बात करते हैं, तो छंदों की जो बात करते हैं तो कुल छंद इसमें कितने हैं, 5000 छंदों का एक विशाल काव्य, मतलब बड़ा काव्य कह सकते हैं। 5000 छंदों का एक विशाल काव्य, मतलब बहुत सारे छंद रहे हैं। 5000 छंदों की जो संख्या है इसमें 5000 छंदों का एक विशाल काव्य माना जाता है। और इसमें जो प्रमुख छंद रहे हैं वो हमारे दोहा, सवैया और कवित्त। ये जो प्रमुख छंद, सारे छंदों को हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख छंद रहे हैं, मतलब दोहा है, सवैया है, कवित्त है, आदि जो छंद रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा मेंशन कर ले, दोहा, सवैया, कवित्त वगैरह वगैरह जो भी छंद रहे हैं इसमें, तो ये प्रमुख में आते हैं, प्रमुख की श्रेणी में रखेंगे। और भाषा की बात करते हैं तो भाषा, इसकी जो भाषा रही है वो राजस्थानी है। और शैली की बात करते हैं तो डिंगल शैली। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो अपभ्रंश है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो प्रमुख भाषा रही है वो राजस्थानी रही है। और डिंगल शैली है इसकी। और रस की बात करते हैं तो वीर रस यहाँ पे प्रधान है, और श्रृंगारिकता का वर्णन, जहाँ देखिए डिंगल शैली की बात करते हैं तो वीर रस, ऑब्वियस सी बात है, वीर रस यहाँ पे वीर रस का ही वर्णन होगा, मतलब युद्धों का वर्णन, इस तरह का जो वर्णन हुआ है तो वीर रस के अंतर्गत आते हैं।
और श्रृंगारिकता का भी वर्णन, जैसा कि मैंने बताया, आदिकाल में जो श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया, मतलब जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए जो है श्रृंगार परक रचनाएं किया करते थे, और फिर उन्हें अपने दरबारी कवि जिसके हुआ करते थे तो उन्हें अपने राजा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया करते थे, जिससे राजा का मनोरंजन भी हो जाता था। तो इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि श्रृंगारिकता का भी वर्णन है। और वर्ण विषय की बात करते हैं तो इसका वर्ण विषय क्या रहा है कुमार रासो का, तो ये बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक की कथा, मतलब राज सिंह नाम के राजा हुए तो उनकी कथा का वर्णन है। बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह नाम के जो राजा हुए उनकी कथा तक का यहाँ पे वर्णन है। और प्रमुख जो इसमें रहा है जो खुमाड़ के युद्ध का वर्णन है, तो चित्तौड़ के शरीर खुमाड़ एवं बगदाद के खलीफा अलमामू के युद्ध का इसमें वर्णन है। खुमाड़ और बगदाद के जो खलीफा अलमामू हैं, जो मुख्य पॉइंट है अपने आप में बनता है, तो खुमाड़ एवं बगदाद के जो खलीफा अलमामू हैं उनके युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। और खुमाड़ के द्वारा लड़े गए, मतलब खुमाड़ के द्वारा जो 24 युद्ध लड़े गए उन 24 युद्धों का इसमें वर्णन है, खुमाड़ के द्वारा लड़े गए। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है प्रश्न यहाँ से कि खुमाड़ रासों में खुमाड़ के द्वारा लड़े गए कितने युद्धों का वर्णन है, तो आप यहाँ ये भी पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो 24 युद्धों का वर्णन है इसमें। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये रचना जो है वो इनकी अधूरी मानते हैं, ये रचना जो है अधूरी है। तो जब वो लेखक के प्रति ही संदेह करते हैं कि ये दलपत विजय जी की रचना नहीं है, तो इस रचना को पूर्ण तो नहीं मान सकते, तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये जो रचना है अधूरी है। तो शुक्ल जी ने के अनुसार जो खुमाड़ नाम के 3 शासक हुए, अच्छा देखिए ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो शुक्ल जी का मानना क्या है कि खुमाड़ नाम के 3 शासक हुए, खुमाड़ प्रथम, खुमाड़ द्वितीय और खुमाड़ तृतीय, और तीनों का जो समय रहा है तो वो अलग अलग समय है। तो विक्रमी संवत में माना है इन्होंने 810 से 865 तक का समय, जो खुमाड़ प्रथम का समय माना है विक्रमी संवत 810 से 865 तक का समय माना है। खुमाड़ द्वितीय का समय इन्होंने क्या माना है, विक्रमी संवत 870 से 900 तक का समय माना है। और खुमाड़ तृतीय का समय विक्रमी संवत 965 से लेकर के 990 तक का समय माना है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में समय का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है। तो खुमाड़ प्रथम का जो समय रहा 810 से 865, खुमाड़ द्वितीय का समय 870 से 900, और कुमार तृतीय का समय 965 से लेकर के 990 तक का समय। तो ये तीन खुमार नाम के 3 जो शासक हुए हैं, तो तीनों का इसमें समय दिया हुआ है। और शुक्ल जी के अनुसार कौन से खुमार का इसमें वर्णन है खुमार रासों में, तो शुक्ल जी ने खुमार द्वितीय को माना है, मतलब खुमार रासों में खुमार द्वितीय का वर्णन है शुक्ल जी के अनुसार। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। जो शुक्ल जी का मानना है तो इसमें खुमार द्वितीय का वर्णन मानते हैं, जिनका समय क्या रहा है 870 से 900 तक का समय रहा है। तो आप इसे भी मेंशन कर लें। और इसकी विशेषताएं क्या रही हैं खुमार रासों की, तो इसमें नायिका भेद है और खड ऋतु वर्णन, मतलब 6 ऋतुएं कह सकते हैं, तो 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन मिलता है। और इसकी प्रतियां जो हैं पूजा संग्रहालय में सुरक्षित है, मतलब इसकी जो खुमार रासों की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं कह सकते हैं, तो वो जो प्रतियां हैं हस्तलिखित प्रतियां वो पूजा संग्रहालय में सुरक्षित है। ये भी पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण, तो आप इसे भी मेंशन कर लें कि इसकी जो प्रतियां रही हैं वो पूजा संग्रहालय में सुरक्षित हैं हस्तलिखित प्रतियां। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसे आदिकाल में नहीं रखना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि ये जो पंक्तियां हैं कहीं ना कहीं अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और लेखक के प्रति संदेह आचार्य शुक्ल जी भी करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मानना है कि ये रचना जो है आदिकाल में नहीं रखना चाहिए, जो क्योंकि इसका जो समय रहा है 9वीं शताब्दी का समय रहा है, तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि ये रचना आदिकाल में नहीं रखनी चाहिए। और अब थोड़ा सा इसकी प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करते हैं कि प्यू चित्तौड़ ना आवऊँ सावड़ पहली तीज, जो वह बाट बिरहणी खिड़खिड़ा आवे खींच। मतलब इसमें विरहणी क्या कह रही है कि प्यू चित्तौड़ ना आवो, पिया अभी चित्तौड़ नहीं आए, सावन की पहली तीज है, सावड़ पहली तीज, सावन की पहली तीज है और मेरे पिया जो हैं अभी तक चित्तौड़ नहीं आए हैं। जो वह बाट बिरहणी खिड़खिड़ आवे खींच, बार बार मैं जो वह बाट मतलब रास्ता देखना, तो मैं बार बार रास्ता देख रही हूँ, और खिड़खिड़ आवे खींच मतलब पल पल खींच आ रही है। बार बार जो बिरहणी है वो बार बार रास्ता देख रही है, उसे पल पल खींच मतलब क्रोध आ रहा है पल पर। तो ये पंक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति। एक पंक्ति और है, संदेशो पिड़सा हिबा पाछे फिरिए न दे, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। तो एक ये भी पंक्ति है कि मतलब जो विरह का संदेशो पिड़ साहिबा, पिया को कोई संदेश नहीं आया, पाछे फिरिए न दे, और
पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। तब जो विरह का पिंजरा है, पंछी घालिया पिंजरे, और पंछी इसमें किसको किसको बताया गया, नायिका को पंछी कहा गया है। तो नायिका जो है विरह के पिंजरे में बंद है और छूटन रो संदेह है, और छूटने में वो कहती है कि इस विरह नाम के पिंजरे से मुझे छूटने में जो है संदेह है, पता नहीं कब छूटूंगी मैं इस विरह के पिंजरे से, कब निकलूंगी बाहर। तो इस तरह से ये दोनों पंक्तियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो आप मेंशन कर ले। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने उस पर बात की, क्या क्या रासो साहित्य के बारे में। इस समय का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9वीं शताब्दी का, और मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी का, और जो सर्वमान्य मत हो सकता है तो वो 9वीं शताब्दी का ही हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ ही चलेंगे, तो सर्वमान्य मत की बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी का। और रचनाकार का नाम मैंने बता दिया, दलपति विजय जी। और कौन कौन इनकी रचना पे संदेह, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये अज्ञात भाट की रचना मानते हैं इसको, दलपति विजय जी की रचना नहीं मानते। शुक्ल जी भी लेखक के प्रति संदेह करते हैं, वो भी ये कहीं ना कहीं संदेह करते हैं कि ये जो खुमाड़ रासो रचना है दलपति विजय जी की नहीं है। छंदों की बात करते हैं, 5000 छंद का एक विशाल काव्य। प्रमुख छंद दोहा, सवैया, कवित्व। भाषा राजस्थानी, शैली डिंगल, और जो रस है तो वीर रस प्रधान है। ज़्यादातर आदिकाल में देखा होगा आपने वीर रस प्रधान और संगारिकता का वर्णन, तो आप ये दो चीज़ें याद रखेंगे। और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की कथा है, और खुमाड़ के द्वारा लड़े गए 24 युद्धों का वर्णन है। खुमाड़ एवं बगदाद के खलीफा अलमामू के युद्ध का वर्णन है। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये रचना अधूरी मानते हैं इस रचना को, और आचार्य शुक्ल जी ने यह भी माना है कि इसमें 3 खुमाड़ नाम के 3 शासक हुए, तीनों का समय अलग अलग दिया गया है, और 3 में से इनमें द्वितीय खुमाड़ द्वितीय का वर्णन आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें जो है खुमाड़ रासों में खुमाड़ द्वितीय का वर्णन किया गया है। और विशेषताएं मैंने बताई, नायिका भेद, खड़ू ऋतु वर्णन मिलता है इसमें, और इसकी जो प्रतियां हैं पूजा संग्रहालय में हैं। और शुक्ल जी ने क्या माना है कि इसे आदिकाल में नहीं रखना चाहिए, और प्रमुख पंक्तियां वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इसे भी मेंशन कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।